हाय, अभी सुबह के 10 सवा 10 बजे और हम लोग निकल पड़े हैं सेलुलर जेल देखने के लिए। मेरे होटल से, यहाँ से होटल किंग्स के यहाँ से सेलुलर जेल देखेंगे। फिर एक बीच है, फिर चिड़िया टापू है एंड उसके बाद कुछ शॉपिंग करके रिटर्न आ जाएंगे, ऐसा प्लान है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं सेलुलर जेल जाके। सो फाइनली ये है मोस्ट फेमस सेलुलर जेल। गाड़ी से आओगे तो ड्राइवर आपको थोड़ा पीछे ही छोड़ देगा, क्योंकि आगे यहाँ पे पार्किंग बिल्कुल अलाउड नहीं है, मतलब रोक के उतारने को भी नहीं देते। तो ये है, हमारे ड्राइवर ने बोला है वो टिकट्स निकाल रहा है। चलो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग अभी गाइड के साथ घूम रहे हैं, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये जो पेड़ है ये कहते हैं कि जेल के बनने से पहले से है। बीच में साइक्लोन में वो गिर गया था, लेकिन उसको काट के वापस से लगाया गया। तो लकीली मतलब वो इसने जड़ पकड़ ली। पहले का जो ओल्ड लाइट एंड साउंड शो था उसमें वॉइस ओम पुरी जी का था। इस बार वॉइस चेंज कर दिया। जून 28, 1998 एक साइक्लोन में ये पेड़ जो है जड़ से उखड़ कर गिर गया। कि लाइट एंड साउंड की ओरिजिनलिटी को बनाए रखने के लिए उसी पेड़ को काट करके फिर वहीं लगा दिया। उस पेड़ का डाल है ये जो बड़ा हो रहा है, इसलिए पेड़ नया लग रहा है। तो 100 साल पुराना पेड़ काफ़ी बड़ा रहेगा, लेकिन है वो ओरिजिनल पेड़ का हिसाब। और यहाँ पे 2 रूम है, ये रूम है, इसके आगे और रूम है, दोनों ओरिजिनल रूम है। फ्रीडम फाइटर्स के लिए किचन था, उनका खाना यहीं पे बनता था। अब इसको हम लोगों ने ऑफिस बना दिया। इसके अंदर पहले का कोई बर्तन नहीं मिलेगा, नया ऑफिस है। इसी के आगे फांसी घर। हम शुरू करेंगे सेलुलर जेल के फांसी घर से। चलो तो ये पहले का किचन, आगे ऑफिस, ये है फांसी घर। फांसी घर जो है ब्रिटिशर्स के समय में ओपन था, ओपन में हैंग करते थे। उन लोगों ने पूरा कवर कर दिया ये रूम, और ये दीवार भी न्यू। ऊपर एक वुडन का बीम है ओरिजिनल, नीचे का पूरा प्लेटफॉर्म वुडन का ओरिजिनल है। रोप चेंज हो गया। एट ए टाइम 3 पर्सन हैंग कर सके ऐसा सिस्टम था। अंदर लेफ्ट साइड में एक लोहे का लीवर है, वो खींचेगा, प्लेटफॉर्म नीचे को ओपन होगा। इसके नीचे 8 फीट डेप्थ है। प्रेशर हैंग हो जाता था, डेथ हो जाता था। बॉडी नीचे से कलेक्ट करके बाहर लाएंगे। ये गेट ओरिजिनल है, इस गेट से बॉडी बाहर। लेकिन सेलुलर जेल के फांसी घर में किसी पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर को हैंग किया गया ऐसा हमारे पास में कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि हैंग करने के लिए किसी को अंडमान नहीं लाते थे। इंडिया में ही जेल थे, वहीं पे हैंग करते थे। अंडमान जो फ्रीडम फाइटर्स आते थे मैक्सिमम आते थे लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास वाले फ्रीडम फाइटर। फिर आने के बाद पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स का टॉर्चर में डेथ हुआ था, बीमारी से डेथ हुआ था, फोर्स फीडिंग से डेथ हुआ था। एक सिंगल सुसाइड केस था इंदु भूषण रॉय जी का। फोर्स फीडिंग तब करते थे जब फ्रीडम फाइटर भूख हड़ताल करते थे। उनका भूख हड़ताल तोड़ने के लिए पहले मुंह से खिलाते थे, खा नहीं रहा तो हाथ पांव बांध करके नाक से ट्यूब डाल करके पंप के द्वारा लिक्विड पिलाया जाता था, चावल का मांड और मिल्क। उस वजह से जो है 10 डेज के अंदर 3 फ्रीडम फाइटर्स का डेथ हुआ था 1933। नाम था महावीर सिंह, मोहित मोहित्रा और मोहन किशोर नामदार जी। यहाँ फांसी उन्हीं को दिया जो अंडमान आने के बाद फिर से यहाँ पे किसी ब्रिटिश ऑफिसर को मारा हो, सिपाही को मारा हो, जेल तोड़ करके भागने की कोशिश की, उनके ऊपर फिर केस चलेगा। उसके बाद फैसला होगा हैंग करो, तब यहाँ पे हैंग करते। तो ध्यान से फांसी कर देते सर बता के। रस्सी नया, रूम नया, बाकी सब पुराना। सर
तो इस वर्कशेड में इस बिल्डिंग के फ्रीडम फाइटर काम करते थे, कोकोनट ऑयल मस्टर्ड ऑयल दोनों निकालते थे। बड़ा वर्कशेड अब इसको मॉडिफाई करके आधे में फोटो गैलरी बना दिया, सब कुछ चेंज कर दिया। प्लेस ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल कोलू है, वनीपर है, बहुत सारे थे, सिंगल पीस ही बचा है। तो कोकोनट का ड्राई खोपरा भरेगा, साइड में तो वेट लगा देगा, वेट लगेगा, चेन टाइट हो जाएगा, प्रेशर इसके ऊपर आएगा, ये जब पकड़ करके घुमाएगा बीच वाला टिप से घूमता रहेगा, कोकोनट क्रश होता रहेगा। अंदर एक पाइप होता था, गड्ढे में रखेंगे बॉल, ऑयल इसमें कलेक्ट होता रहेगा। 1 डे में 1 फ्रीडम फाइटर को 30 पाउंड्स कोकोनट ऑयल निकालना पड़ता था, लगभग 15 किलोग्राम के करीब। मस्टर्ड ऑयल निकालने देंगे तो 10 पाउंड्स पर डे, लगभग 5 किलोग्राम, जो दिन भर में बैल भी नहीं निकाल पाते थे। अब जब बैल नहीं निकाल पाते थे दिन भर में इतना ऑयल इंसान कहाँ से निकाल पाएगा। कुछ फ्रीडम फाइटर कोल्हू चलाते चलाते थक जाते थे, कुछ चलाने से इनकार करते थे, तब ब्रिटिशर्स उनका हाथ पकड़ करके इस पाइप के साथ रस्से से बांधते थे। जब नहीं चला पाते थे पीछे से चाबुक से मारते थे। काफ़ी फ्रीडम फाइटर ये काम करने के बाद बीमार पड़ जाते थे, कुछ का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था और कुछ का डेथ भी हो जाता था। इसका पूरा वेट है 150 किलो। तो पहला में देखें ओरिजिनल कोल्हू, यह आर्टिफिशियल किस तरीके से कोल्हू चलाते थे उसे दिखाया गया। यहाँ फ्रीडम फाइटर बैठ करके नारियल का छिलका निकालते हैं, छिलका निकालने के बाद छिलके को कूटेंगे, सॉफ्ट हो जाएगा तो इसके बाहरी छिलके को हटा देंगे। फिर अंदर का जो रेशा है उसे पानी में भिगोते थे, फिर जब नमी हो जाता था फिर बाहर निकालते थे, कूट कर धूप में सुखाकर इस मशीन में रोल करेंगे तो बनेगा रस्सी। अब रस्सी बनाने का काम किसी भी फ्रीडम फाइटर को दिया जाता था तो शाम तक उनको 4 पाउंड रस्से तैयार करना, लगभग 2 किलोग्राम। शाम में अंग्रेज बैठेंगे तौलने के लिए, जिनका 4 पाउंड हो गया पनिशमेंट नहीं तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहें। पनिशमेंट आगे बताएंगे। ये मशीन के ओरिजिनल ये चिल का सबसे हार्ड पनिशमेंट नहीं था, ये फ्रेम ओरिजिनल है, इसे बोलते हैं फ्लॉगिंग फ्रेम, हिंदी में बोलेंगे टिकटिकी। फ्रीडम फाइटर को इसके ऊपर चढ़ाने के बाद पाँव को ब्लॉक करेंगे, कमर में बेल्ट बांधेंगे, हाथ को हैंडकफ, मारते वक्त फ्रीडम फाइटर इधर उधर हिल भी ना पाए। फिर एक पतला सा टॉवल गीला करके पहनाते थे बैक साइड, वही मारते थे चाबुक से, वहाँ मारे तो चमड़ी उधर जाता था और खून के फव्वारे निकल जाते थे। फिर वो फ्रीडम फाइटर न बैठ सके न सो सके। मारने वाला भी इंडियन ही था। इस जेल में पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल भी आते थे, चोर डाकू लुटेरे। उनमें से जो हट्टा मुस्टंडा होता था, जो दिमाग से कम अत्याचारी ज़्यादा, उनको अंग्रेज काम पे रखते थे। किसी को बना देंगे पेटी ऑफिसर, किसी को वार्डर बना देंगे, किसी को जमादार। इनका ये फ़ायदा होगा, खाना बढ़िया मिलेगा, मार खाने का ज़रूरत नहीं और हार्ड वर्क करने का भी ज़रूरत। मुझे गाइड कैसे जाएंगे सर? गाइड के 200 रुपये पेमेंट होगा आपके रुपये ये सारे मॉडल हैं, ओरिजिनल हैं। जो फ्रीडम फाइटर फर्स्ट टाइम अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाते तो उनको 1 वीक के लिए सेल के बाहर दीवार में एक लोहे का रिंग लगा होगा, उसमें हथकड़ी में रखेंगे, उसको बोलते हैं खड़ी हथकड़ी। 1 डे में 8 आवर्स 8 घंटा हथकड़ी में रखेगा। फिर नेक्स्ट पनिशमेंट है 2 दिन के लिए बोरे का बना हुआ ड्रेस पहनाते थे। ये पहने तो गर्मी ज़्यादा लगेगा, शरीर खुजलाता रहेगा। यूनिफॉर्म, एक कुर्ता, एक हाफ पैंट, गले में होगा लोहे का रिंग, लोहे का प्लेट। फ्रीडम फाइटर्स का आइडेंटिटी लिखा होता था, कितने ईयर से कितने ईयर का इम्प्रिजमेंट मिला है, जेल का नंबर, कोर्ट से एक्ट कौन सा लगा। और 3 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट फिटर, चेन फिटर जिनको पहनाते थे पनिशमेंट के लिए 1 ईयर। इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं, कमर में चेन है, पाँव में चेन है, लेकिन हाथ फ्री है, चल फिर सकता है, लेकिन चलते वक्त वजन भी रहेगा पाँव में। बार फिटर 6 मंथ, चलते वक्त पकड़ करके चलो, काम करते वक्त छोड़ दो। और तीसरा है क्रॉस बार फिटर, ओनली 10 डेज, डिफिकल्टी उसी में ज़्यादा है। पाँव के सेंटर में रॉड है तो डिस्टेंस पर रहेगा पाँव। जब बॉडी से चल नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, तो हर फ्रीडम फाइटर्स के पाँव में घाव हो जाता था, क्योंकि चलते वक्त रॉड उनके पाँव से घिसता जाता था। फोटोग्राफी करें फिर लोग बाहर चलें। तो ये कितना ये है उसके हिसाब से वैसे नहीं, डीलर के ऊपर डिपेंड। अब तो कमेंट्री सुनते रह गए गाइड की, लेकिन वो सुनते हुए एक्चुअली यहाँ पे आके सुनते हुए इस पूरे बदन में कांटे आ रहे हैं।
कि वहाँ उस टाइम पे सारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्या क्या किया रहेगा, क्या सहा रहेगा, और उसी का रिज़ल्ट है कि हम लोग अभी आज़ादी एंजॉय कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली जिसकी हमें कोई कीमत नहीं है। हर बिल्डिंग के पीछे ग्राउंड है, कॉमन टॉयलेट बाथरूम का यूज़ कर सकते थे। कुछ फ्रीडम फाइटर को सेल के अंदर काम देंगे, अकेले काम करो, उनके लिए सिस्टम ये था दिन में 3 टाइम्स बाहर जा सकते थे टॉयलेट बाथरूम करने के लिए, लेकिन अपने समय से नहीं, ब्रिटिशर्स का जो फिक्स समय है उसमें ही जाना है। और इवनिंग 6 से मॉर्निंग 6 सभी लॉकअप में रहेंगे, अंदर कोई टॉयलेट नहीं, सभी को क्ले का पॉट मिलेगा, जो करो पॉट में करो, रात भर बदबू में रहो, अगले दिन स्वीपर आएगा साफ करके बाहर ले जाएगा। खाना खाने के लिए सभी को दिया जाएगा लोहे का प्लेट, उसमें दाल चावल रोटी सब्जी उतना ही देते थे कि जिंदा रहे, पेट भरने के लिए। चावल में कंकड़, सब्जी में रेत, दाल में कीड़े, साफ सफाई वाला खाना नहीं। ड्रिंकिंग वाटर 2 टाइम से मिलता था, वो भी क्लीन वाटर नहीं, और रात में कोई लाइट नहीं, अंधेरे में रहते थे। हरिकन लैंप हाथ में लेकर सिक्योरिटी गार्ड घूमता रहेगा। सोने के लिए बेड मिलेगा लकड़े का, बेड का चौड़ाई इतना रहेगा, हाइट इतना होगा, लंबाई करीब 6.5 फीट, एक बेड एक कंबल सभी को मिलता था। और अंडमान को काला पानी किसने बोलते हैं? काला पानी जो है काल और पानी ये 2 शब्द से मिलकर के बना है। काल है संस्कृत शब्द जिसका मतलब होता है समय, टाइम, मृत्यु। अब कोई प्रिजनर अंडमान आ गया तो समझ लीजिएगा काल के मुंह में चला गया। फिर पानी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों तरफ हजारों मील पानी। यदि कोई कैदी भाग गया तो कहाँ तक? आसपास के जंगलों में, वहाँ जाते थे, आदिवासी देखते थे, वो उनको मारते थे। जंगल में खाना भी नहीं मिलता था, मलेरिया पकड़ करके वैसे ही मरते थे। अंग्रेज ढूंढ करके पकड़ते थे तो फिर उनको मौत के घाट उतार देते थे। इस वजह से अंडमान से कोई भाग नहीं पाया और इसी वजह से अंडमान काला पानी के नाम से जाना जाता है। काल पानी हो गया काला पानी। लोग ये सोचने लगे कि ब्लैक वाटर, पर इसका ब्लैक से मतलब नहीं था, मतलब था काल से। और अंडमान ने प्रिजनर को भेजना स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स ने 10 मार्च 1858 से। तब उन लोगों को रखने के लिए सेपरेट आइलैंड था, आइलैंड का नाम था वाइपर, जो एक सेपरेट आइलैंड है इसी डायरेक्शन में। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। सी के भी छोटा सा आइलैंड है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, 800 मीटर के रेंज में बना हुआ। रॉस आइलैंड से भी थोड़ा बड़ा है। बाद में वहाँ जेल बनाया 1867, छोटा जेल था। आज वहाँ पे बचा है फांसी घर गार्ड, बाकी वहाँ सब टूटा हुआ ही मिलेगा। और उस फांसी घर में हैंग किया गया था शेर अली जी को। शेर अली जी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का पठान था। मर्डर केस में अंडमान आया था, सजा में छूट मिल गया तो सेटल हो गया होप टाउन, एक विलेज है जिस डायरेक्शन में। वहाँ पे शेर अली जी बार शॉप चला रहा था। 8 फरवरी 1872 अंडमान में विजिट के लिए आया हुआ था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नाम था लॉर्ड मेयो, उस समय का वायसराय था। तो शेर अली जी ने होप टाउन में चाकू से मार दिया। लॉर्ड मेयो का डेथ हो गया, शेर अली जी को पकड़ लिया और उनको 11 मार्च 1872 वाइपर आइलैंड के फांसी घर में हैंग कर दिया। यदि आज आप लोग जाते वाइपर आइलैंड घूमने तो फांसी घर देखते पड़े। तिकडे जेल होतं पहिलं जेल तिथे होतं, तिकडे छोटं जेल होतं पहिलं 1878। इतना बड़ा जेल था, इसमें छोटा बिल्डिंग भी है, बड़ा बिल्डिंग है। अंग्रेजों का प्लान था कि जेल का ज़्यादा पार्ट जो है सी से लगा होना चाहिए, जो सी से लगा था कम लंबाई कम कर दी, जहाँ जमीन ज़्यादा वहाँ पे लंबाई था। 3 हिस्से में सी है, एक हिस्से में लैंड है। इस जेल को ब्रिटिशर्स ने बनाना स्टार्ट किया था 1893, कंप्लीट किया था 1906। 13 ईयर्स लगे थे बनाने में। उनका एस्टिमेट था 5,17,352 रुपीज़, लेकिन हो गया 7,83,994 रुपीज़ और 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल किया गया। ब्रिक्स अंडमान में तैयार, बाकी मटेरियल करना। तो जब जेल बना साइकिल बेल की तरह था, 7 बिल्डिंग्स थे और 693 सेल। 1 सेल में 1 पर्सन ही रखते थे। रूम का लेंथ 13.5 फीट, विड्थ 7.5 फीट, हाइट 10 फीट रूम है बड़ा। वेंटिलेशन भी है बैक साइड 1 फीट ऊपर, ताकि फ्रीडम पर अंदर से बाहर देख न पाए। हर बिल्डिंग को ऐसा बनाया, एक बिल्डिंग का फ्रंट दूसरे का बैक, ताकि दोनों बिल्डिंग्स के बीच को कम्युनिकेशन ना रहे। बीच में है वाच टावर, अभी हम उसी वाच टावर के नीचे खड़े हैं। टॉप पे रहेगा सिंगल गार्ड, निगरानी करेगा बाउंड्री वॉल। उनके अलावा 21 सेपरेट सिक्योरिटी गार्ड्स डे नाइट वॉच करते थे। अब हमारे पास ओनली 3 टॉप बच गया 176, बाकी 4 फ्लोर क्या कैसे टॉप पे बताएंगे। फोटोग्राफी करना कीजिएगा, फिर आप सेकंड फ्लोर पे चलेंगे। सर
फ्रीडम का डोर छोटा है, ताला इधर लगेगा, हाथ में चाबी मिलेगा, ताला खोलेगा। सिक्योरिटी गार्ड का आपको पूरा अंधेरा और एक इस रूम में सालों से अकेले रहे। इट्स टेरिफिक मैन। कैसे कोई रह सकता है ऐसी जगह पर? 2 दिन भी नहीं कोई रह पाएगा। बिल्डिंग 4 कैसे टूटा? 1941 अंडमान में बड़ा भूकंप आया। उस भूकंप में मेन हिस्सा टूटा था, इसी वाच टावर, बीच के जो वाच टावर है उसी का ऊपर हिस्सा टूट गया था। उसके बाद में जेल का मेंटेनेंस नहीं हुआ। फिर 1942 से 45 अंडमान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज आ गए। उन लोगों ने क्या किया, बंकर बनाने के लिए वो जो टूटा हुआ बिल्डिंग है उसमें से काफ़ी ब्रिक्स निकाल के करीब 300 बंकर बनाए थे। उसमें से 70 बंकर आज भी ठीक ठाक है, देखने को मिलेगा। और उसके बाद आज़ादी के काफ़ी साल के बाद 1964 जेल का जो हिस्सा रहने लायक नहीं रहा था, खराब हो गया, उसे हटा दिया। वहाँ एक हॉस्पिटल बना दिया। छोटा हॉस्पिटल था, वो बनते बनते आज अंडमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन गया। उस हॉस्पिटल का नाम रखा गया गोविंद बल्लभ पंत, जो यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे, उसके नाम से रखा गया। इस जेल को बनाने का जो इंजीनियर था उनका नाम था मैक्लेन, और इस जेल का अत्याचारी जेलर का नाम था डेविड पैरी। डेविड पैरी आयरलैंड से थे। उनका टाइम रहा अंडमान में 1905 से 1919। उसके बाद उनका तबीयत बिगड़ गया, उनको शिप में चढ़ाकर कलकत्ता पहुंचा दिया। कलकत्ता पहुंचते ही डेविड पैरी का भी डेथ हो गया। तो इस वजह से उनके बारे में कहा जाता है, वतन परस्तों को अपने वतन से दूर रखने वाला खुद आखिरी घड़ी अपने वतन का मुँह न देख पाया। सावरकर जी इस जेल में रहे थे 10 साल। वैसे सारे फ्रीडम फाइटर्स का रूम आइडेंटिफाई नहीं है, सभी का रूम चेंज होता था। उनका भी रूम चेंज हुआ था। 10 साल में कुछ साल उनको इसी फ्लोर के आखिर में रखा गया था, इस वजह से उनका रूम बताते हैं। सावरकर जी को श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में हायर स्टडीज़ के लिए भेजा था, बैरिस्टर का पढ़ाई के लिए। उस समय उनका वहाँ पे मुलाकात हुआ था मदनलाल ढींगरा जी से, जिन्होंने 1 जुलाई 1909 करजन वैली का हत्या किया था। उनका साथ देने का इल्ज़ाम भी लगा। फिर वहाँ पढ़ने के साथ साथ इंडिया हाउस में काम करने वाले कुक के हाथों से बॉम्ब बनाने का मैनुअल, किताबों के अंदर पिस्तौल हिंदुस्तान भेजा। थोड़ा सा रास्ता चाहिए। बॉम्ब बनाने का मैनुअल, किताबों के अंदर पिस्तौल हिंदुस्तान भेजा के इस वजह से उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करके इंडिया लाते वक्त शिप जब मार्शलेस हार्बर के निकट से गुजर रहे थे, उस दौरान सावरकर जी ने जहाज का टॉयलेट का साइड का ग्लास तोड़ करके जंप के बाहर और स्विमिंग करके चले गए मार्शलेस हार्बर, फ्रांस। वहाँ फ्रांसीसी गार्ड्स ने पकड़ लिया, ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर कर दिया। ब्रिटिशर्स सावरकर जी को अंडमान लाए थे 1911, डरते थे, एक बार वहाँ से भाग गया है, दोबारा यहाँ से ना भागे, इसलिए इतने कड़े पहरे में रखा कि उनके जो बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर जी इसी जेल में थे। पर दोनों भाई जो है 2 साल तक आपस में मिल ही नहीं पाए, एक ही जेल में रहते थे। फिर 1921 सावरकर जी को जेल से ट्रांसफर करवा दिया रत्नागिरी महाराष्ट्र। कुछ साल वहाँ पे हाउस अरेस्ट में रखने के उनको रिहा कर दिया। उनका डेथ हुआ था 26 फरवरी 1966, तब उनका एज 83। आज अंडमान का एयरपोर्ट उन्हीं के नाम पे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उनके कमरे में उनका तस्वीर है, एक बेड है, 2 कंबल है, खाना खाने का प्लेट है, पीने का पानी का पॉट मॉडल के ऊपर रखा हुआ है। इस जेल में जो फ्रीडम फाइटर्स आए थे लगभग 650, 30 साल में 1909 से 1938 650 के करीब पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भेजे गए थे। नॉर्मल क्रिमिनल बहुत सारे थे, और जो फ्रीडम फाइटर्स भेजे गए तो उनका लिस्ट है, टॉप आगे जाकर दिखाएंगे। जब वो लोग नाम पढ़ेंगे इसमें अननोन फ्रीडम फाइटर्स ज़्यादा मिलेगा, पहचाना नाम कम ही मिलेगा। तो कुछ फ्रीडम फाइटर्स का नाम बताते हैं जो इस जेल में रहे थे।
विनायक दामोदर सावरकर जी, बटुकेश्वर दत्त, उल्लासकर दत्त, पृथ्वी सिंह आज़ाद, जयदेव कपूर, त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, वरिंद्र कुमार घोष, लोकनाथ बाल, हरे कृष्ण कोनार, बाबू भान सिंह, पंडित राम रक्का बाली, इंदुभूषण रॉय, भाई परमानंद, सचिंद्रनाथ सान्याल, विश्वनाथ माथुर, बंकिम चक्रवर्ती, उपेंद्रनाथ बनर्जी, बाबूराम हरि, नैनीगोपाल दास, भूपेन्द्र रॉय, विनोय लश्कर, अली अहमद सिद्दीकी, हरबंधु समझदर, धनवंतरी, कोटैया कोराबाबू, पांडु पाडल भूनांगी, सन्यासయ్య बोली, सन्यासी कुंचट्टी, सत्यनारायण राजू, वीरయ్య दुरसगी, प्रतिपादी भयंकर वेंकटेश्वर, सचितानंद शिवम, कुमुदिनी घोष, सरोजिनी गुहा, कामिनी डे, प्रफुल्ल कुमार विश्वास, अभनी रंजन घोष, नगेंद्रनाथ मुस्तफ़ी, अब्दुल कादिर चौधरी, बंगेश्वर रॉय, सनातन रॉय, राजी नारायण जोशी, गणेश दामोदर सावरकर और भी बहुत सारे क्रांतिकारी इस दिन में रहे थे। अब लास्ट कमरा देखिए, उसके बाद टॉप में जाएंगे लास्ट। सो अब हम जा रहे वीर सावरकर इनकी कोठरी पे। यहाँ से स्ट्रेट लास्ट में है। जैसे गाइड ने कहा कि सारे कैदियों की कोठरियाँ चेंज कर देते हैं, जो नॉर्मल यही रहता है, ताकि कोई कोठरी से कोई मतलब भागने की कोशिश ना करे एक ही कोठरी में रह के। लेकिन लास्ट के कुछ सालों तक में उनको उसी कोठरी में रखा गया था, इसके लिए वो आइडेंटिफाइड है कि वो उनकी कोठरी। मैं एक्साइटेड नहीं बोल सकता ऐसा, लेकिन मैं उनको बहुत मानता हूँ। तो खुद बचपन से ख्वाब था यहाँ पे आके देखना कि उन्होंने क्या क्या सहा है। तो उनके कोठरी में जा रहा हूँ तो कुछ एक अलग ही फीलिंग आ रहा है। वीर सावरकर कोठरी एक ये है वीर सावरकर जी का कोठरी, जहाँ पे ये लास्ट में कुछ साल रुके थे। जैसे मैंने कहा कोठरी चेंज होती थी। यहाँ से मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ये पेड़ रहता था सोने के लिए। आप इमेजिन कर सकते हो कि इसमें आप खाना भी खाओगे। आई नो अब ये रस्टी हो गया रहेगा, लेकिन उस टाइम पे भी कुछ अच्छी कंडीशन में नहीं रहने वाली है इस। ये कंबल, ये उनका कमला काव्य जो यहाँ पे उन्होंने लिखा था। सच में हैट्स ऑफ है सावरकर जी पे और सारे फ्रीडम फाइटर्स पे जो कुछ यहाँ पे रहे हैं। कुछ अलग अलग जगह पे भी रहे हैं जिनको कुछ को सज़ा हुई, कुछ पकड़े गए, कुछ नहीं पकड़े गए, जो क्रांतिकारी थे। उन्होंने क्या क्या नई सहारे यहाँ पे अपने आज़ादी की थी। हम लोगों के लिए उनको तो पता था पकड़े तो जाएंगे एक ना एक दिन, इधर फांसी होगी या फिर ऐसी भयंकर सज़ा होगी। फिर भी उन्होंने रास्ता चूज़ किया, अपनी जान पे खेले एंड उसी के बदले हम लोग आज ये आज़ादी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अलग ही फीलिंग है। मतलब आज तक हम लोग ने किताबों में पढ़ा है, मैंने सावरकर जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे आके फील करना
इट्स डिफरेंट। ये मेरा अंडमान का आखिरी दिन है। 8 दिन में यहाँ पे हूँ, 7 दिन या 8वां दिन है। 7 दिन में लाइफ मतलब एंजॉय कर रहा था, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा, बीचेस एंजॉय कर रहा हूँ सब कुछ। लेकिन ये आज का जो स्पॉट है ओके मतलब अलग ही जोन पे लेके गया मेरे को। थोड़ा सा इमोशनल हो गए, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उससे, कुछ बोल नहीं सकते। अब तक के वीडियो में मैं बोल रहा था कि अंडमान ज़रूर आना, बीचेस एंजॉय करना, इंडिया में अच्छे बीचेस है। लेकिन अभी मैं कहूँगा कि अंडमान ज़रूर आना और ये सेलुलर जेल विज़िट करना और देखना कि क्या क्या करना पड़ा था हमें आज़ादी देने के लिए। तो उस आज़ादी का रिस्पेक्ट करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिन्होंने हमारी आज़ादी दी उन फ्रीडम फाइटर्स का रिस्पेक्ट करो। चलो आगे देखते हैं। परमानेंटली फिक्स कर दिया। 3 ब्लॉक ये और 20 का लकड़ी का कनेक्शन बिल्डिंग से जाओ। ओके, ये डिसकनेक्टेड था मतलब टावर, अभी परमानेंट ताकि कोई कनेक्ट आ नहीं पाए। 13 बिल्डिंग बन गया। 1 यहाँ पे कुछ 4 बिल्डिंग छोड़ के वहाँ पे हॉस्पिटल बन गया। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सब यहाँ पर फ्री सर्विस है, दवा, खाना, ट्रीटमेंट सब फ्री है और सभी लोगों के लिए फ्री है। और फ्रीडम फाइटर्स का लिस्ट है स्टेट वाइज, ईयर वाइज। बॉम्बे से कितने, पंजाब, बंगाल, आसाम, यूपी, बिहार, मद्रास, आंध्र, दिल्ली, मैक्सिमम बंगाल के, उसके बाद पंजाब के। जो टॉप चलेंगे व्यू पॉइंट है, समुद्र का नज़ारा लास्ट पॉइंट है, हवा बढ़िया मिलेगा। यहाँ पे सारे फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिखे जो यहाँ पे लाए गए, स्टेट वाइज है। सबसे ज़्यादा बंगाल, फिर पंजाब, ये रहे सेलुलर जेल फ्रॉम 9 to 21। यहाँ के जो टावर है वो टूट गए जैसे पहले बताया। तो यहाँ पे इन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए हुए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सब कुछ फ्री है। अच्छा हुआ कि यहाँ पे हॉस्पिटल ही बना। चलो टॉप पे जाते हैं। क्या करेगा कोई, यहाँ से कूदेगा? कोई चांसेस नहीं बचने के। वैसे भी जैसे उन्होंने बोला कि ये जो मेन सेंट्रल पॉइंट है वो और ये सारे जो 7 चैम्बर्स है, 7 प्रिजन के बिल्डिंग्स है, वो डिस्कनेक्टेड थे। लकड़ी से वो कनेक्ट करते थे ब्रिज से, अगर किसी ऑफिसर को इस चैम्बर में आना है, इस बिल्डिंग में आना। यहाँ पे थे, अभी वो फिक्स कर दिया, परमानेंट कर दिया। चलो ऊपर जाते हैं। और टूट के इसको दोबारा बना दिया। और ये व्हाइट कलर का जो बॉक्स है, पहले का जो पुराना लाइट एंड साउंड शो था उसमें दिखाने के लिए बनाया था। पहले का जो शो था पर्दे पे दिखने वाला शो नहीं था, लाइट चलता था, स्टोरी चलता था। उस समय आत्मा एक कैरेक्टर था स्टोरी सुनाने के लिए। आत्मा स्टोरी सुनाएगा, लाल कलर का लाइट इसमें फोकस होगा, आप वहाँ बैठेंगे शो देखने के लिए, चमकता हुआ दिखता था। अभी लाइट चलता है पर आत्मा स्टोरी नहीं सुनाता क्योंकि आत्मा का कैरेक्टर हटा दिया। 3 ब्लॉक्स हैं, बाकी फूट गया, हॉस्पिटल बन गया। सामने छोटा सा आइलैंड, उसी का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। पुराना नाम रॉस आइलैंड, अंग्रेजों का कैपिटल था, पेरिस ऑफ ईस्ट कहा जाता था। इतना डेवलपमेंट था, सब कुछ खराब हो गया। आज जब जाएंगे वहाँ घूमने, टूटा हुआ खंडहर, कुछ बिल्डिंग को मेंटेन करके रखा, डियर पीकॉक को देखने को मिलेगा। और बहुत दूर में तो आइलैंड है, अभी नज़र नहीं आ रहा धुंध की वजह से। वेदर क्लियर होगा दिखेगा। शेल्टन स्वराज है, पुराना नाम क्लियर था। चलो लास्ट है नॉर्थ बे, जहाँ पर
जाते हैं एक्टिविटीज़ स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, सी बाथिंग सब है। और गोल्डन बोट है, रेड कलर बैक में जो फोटो है वो ये फोटो है, और उसी को ज्वाइन करके माउंटेन है, इसका पहले नाम था माउंट आइए, अब इसका नाम चेंज हो गया। सो ये 3 बिल्डिंग ही अभी बाकी है। एक यहाँ पे ये, सेकंड एंड थर्ड, ये 4th बिल्डिंग का दीवार है जो टूट गया था। एक तो कुछ भूकंप आया था उसके वजह से टूटा था, फिर जापानीज़ आए, उन्होंने उसका ईंट निकाल के बंकर्स बनाए। देन 2 रहने के लिए ख़राब हो गया था, मतलब एकदम हालत ख़राब हो चुकी थी, तो गवर्नमेंट ने उसको तोड़ के यहाँ पे ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया। ये जो दिख रहा है ये पूरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ये मेरा फर्स्ट विज़िट है जेल में, किसी भी जेल में। डेफिनेटली ऐसे जेल कोई विज़िट नहीं करता। अलग ही एक्सपीरियंस था, सही लगा। मतलब शायद से ऐसे बोल सकते हैं कि फ़र्स्ट टाइम ऐसे हिस्ट्री को करीब से महसूस किया है। चलेगा, देखते आगे। गाइड के सर्विसेज थे वो यहाँ तक ही थे, ऑलमोस्ट बता दिया मैंने, क्योंकि हर एक अभी बिल्डिंग में सेम ही स्ट्रक्चर है, सेम ही रूम्स है और सब कुछ है। सो दैट्स इट अबाउट द जेल। वापस से मैं बोलूँगा, अगर आ रहे हो अंडमान, आ नहीं रहे, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि एक बार तो यहाँ पे आके जेल देख के जाओ और समझो कि क्या क्या हुआ है यहाँ पे, क्या क्या सहा है लोगों ने। सो दिस इज़ द मस्ट विजिट प्लेस, इट शुड बी इन योर आइटनरी। चलेगा, मिलते हैं वापस किसी नई जगह पे, तब तक फिर बाय बाय, जय हिंद।